हेलो एवरीवन। तो जो हमारी निःशुल्क एनसीईआरटी सीरीज चल रही है, जिसके अंतर्गत हम देख रहे हैं कक्षा 7 की एनसीईआरटी जो भूगोल की है, जिसका आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 5। जो कि चैप्टर नंबर 5 उसमें क्या है इसके बारे में हम आज डिटेल में समझेंगे। तो चलिएगा देखते हैं फिर चैप्टर नंबर 5। इससे पहले हम विषय सूची देख लें। विषय सूची में फर्स्ट अध्याय हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिए। फर्स्ट में क्या, पर्यावरण। सेकंड, हमारी पृथ्वी के अंदर, इसको भी कंप्लीट कर लिया। और हमारी बदलती पृथ्वी। फोर्थ में क्या, वायु। फिफ्थ में क्या है, फिफ्थ में है जल, जिसे हम आज इस टॉपिक को या इस चैप्टर को आज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे या कंप्लीट कर लेंगे। तो फिर देखते हैं हम फर्स्ट इसमें चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में क्या है, चैप्टर नंबर 5 में है जल। तो देखते हैं फिर जल के बारे में। तो इसमें देखते हैं कि जल के बारे में सोचने पर सबके मस्तिष्क में चित्र बनता है। मतलब कि जैसे ही जल के बारे में हम सोचते हैं तो उसके बारे में क्या, हमारे मस्तिष्क में क्या चित्र बनते हैं। कैसा चित्र बनता है कि आप नदी या जलप्रपात की वर्षा, रिमझिम अपने जैसे कि नल जल के बारे में सोचने लगते हैं। जैसे किस टाइम पे सोचने लगते हैं, जैसे जल के बारे में सोचते हैं किस इस प्रकार की इमेज हमारे मस्तिष्क में बनने लगती है। जैसे कि बच्चों में जैसी वर्षा के भरे गड्ढे कागज़ पर। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जैसे कि बारिश का मौसम होता है, जैसे गड्ढा है, गड्ढे पर क्या भरा रहता है, जल भरा रहता है। किस टाइम पे, बारिश के टाइम में। तो बच्चे लोग क्या करते हैं, बच्चे लोग जो कागज़ की नाव बना के उसमें जल में, उसमें जो नाले गड्ढा में जो पानी भरा रहता है, उसमें क्या करते हैं, उस नाव को डाल देते हैं। फिर इसमें जैसे नाव को डाल देते हैं, वो नाव क्या होती है, उसमें पत्थर रखे हुए तैरने लगती है। फिर जैसे जैसे फिर थोड़ा समय बीतता जाता है, फिर क्या है, जैसे धूप निकलती है, धूप निकलने के साथ क्या होता है कि उसका जो जल है वह क्या होता है, वह बाष्पित होकर ऊपर उड़ने लगता है, जिसके कारण वह बादल में या बादल का रूप धारण कर लेता है। जिसके कारण क्या है, बादल का रूप धारण कर लेता है, जिससे कि यह होता है घोर घना और क्या होती है, इसमें घनघोर बारिश होने लगती है। जैसे वायुमंडल के एवं धरती में चक्कर लगाते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी पर यह थल से भरा है, जल या शताब्दियों में के पूर्व में इसकी आवाज़ में मौजूद है। जिस जल का प्रयोग हम जैसे कि हरियाणा में किसके लिए करते हैं, खेती करने के लिए करते हैं, सिंचाई के लिए करते हैं, इस तरह से इसका उपयोग किया जाता है। तो फिर इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें दर्शाया गया है कि कैसा ये नदी तालाब है, तालाब का पानी जो धीरे धीरे क्या होता है, वाष्पीकरण होकर ऊपर चला जाता है। ऊपर चढ़ने के बाद क्या संघनन होती है, संघनन होने के कारण जब वह संघनन होता है तो वह क्या थोड़े छोटे छोटे जो है क्या है, बारिश के रूप में वह फिर से ज़मीन पर आ जाता है। इस तरह से इसको इसमें दर्शाया गया। तो जैसे कि इसमें हम देख सकते हैं कि ये क्या है, ये है पूरा नीला भरा, ये क्या जल भरा। इसमें कि आप दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, फिर कनाडा है, अफ्रीका है, यूरोप है, एशिया है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ये हमारा क्या है, हमारा है भारत। तो इस तरह से इनको प्रदर्शित किया करते हैं। तो फिर हम देखते हैं सबसे पहले जल का वितरण, मतलब कि जल का किस तरह से हम इसमें वितरण किया जाता है। इससे पहले हम देखें लवणता का ग्राम। 1000 ग्राम में जल के मौजूद नमक की मात्रा महासागर में औसत लवणता कितनी होती है, 35 भाग प्रति 1000 ग्राम के आसपास होती है। तो हम जानते हैं कि पृथ्वी की सतह की 3/4 भाग, मतलब इसका कहने का मतलब यह हुआ कि 100 चौथाई भाग है, 100%। 100% में आप देखोगे कि 71% इसमें क्या है, जल है, और शेष 29% में क्या है, यानी कि भूस्थल है, जिसमें कि जीना संभव है या मानव बस्ती इसमें रहती है। जिसके कारण कि अपेक्षाकृत इसका जल का भाग बहुत अधिक है। पर जल का भाग अधिक होने के कारण भी फिर भी जो शेष 29% जो बचा है, उसमें भी फिर भी पानी की कमी की महसूस होती है। मतलब कि पानी फिर भी इसमें साफ पीने का पानी बहुत ही कम मात्रा में मिलता है। तो इसमें महासागर में 97.3 है, वर्ग क्षत्रक में 0.2 है, 2.0 है, भूमिगत में 0.68 है। फिर झीलों का अलवण इसमें है 0.009 है, और इसमें स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलें 0.009 है। वायुमंडल में 0.0019 है। नदियां हैं इसमें 0.001,
टोटल मिला के इसमें कितना हुआ, टोटल मिला के इसमें टोटल 100 है। तो इसमें आप देख सकते हैं इजराइल का कौन सा, दैट सी में आपको देखने को मिलेगा 340 इसमें ग्राम प्रति लीटर। इसमें क्या है, लवणता ज़्यादा है, कहाँ पर, दैट सी में, जो इजराइल के मृत सागर में उसके पास में है। तो इसमें प्लावन कर सकते हैं जिसमें कि नमक की अधिकता या संघनन बना रहता है। इसमें साधारणतः क्रियाकलापों के बारे में वितरण या प्रदर्शित किया गया है। इसमें हम देख सकते हैं इसके क्रियाकलाप, जैसे कि 2 लीटर पानी मान लें और पृथ्वी की सतह पर जल की वह मात्रा बर्तन में 12 चम्मच जल को मापकर दूसरे इसके कटोरे में रखें और बर्तन में जल को निकलने के लिए शेष जल में लवणीयता जल को दर्शाता है, जैसे कि महासागर में, समुद्र में पाया जाता है। इसकी उपयुक्त नहीं होता क्योंकि समुद्र का पानी खारा होता है, इस वजह से उसका पीने योग्य नहीं होते, यानी कि पीने योग्य नहीं होता। इसमें कटोरे में निकालकर 12 चम्मच इसमें जल या पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण अलवण की मात्रा दर्शाता है, जिसमें कि जल के वितरण को भी इसमें स्वयं दर्शाया जाता है। जैसे कि इसमें दर्शाएगा इस चित्र में 9 चम्मच इक्वल टू बार, यानी कि बर्फ़ का छत्रक, इसमें 9 चम्मच लीजिएगा बर्फ़ का छत्रक में 2 चम्मच इसमें भौम जल है और फिर 1 चम्मच इसमें आलवणीय जल की झीलें हैं और 1 चम्मच इसमें नदियाँ हैं। जैसे कि जीवन के लिए अत्यधिक आवश्यक है कौन, जल। जीवन के अत्यधिक आवश्यक है कौन, जल है। इसमें से हम प्यारे तथा केवल जल हमारी ही प्यास बुझा सकता है। ऐसे में आपको ऐसा नहीं लगता कि लापरवाही और इसका उपयोग भी करने में बहुमूल्य संसाधन बर्बाद करते हैं कौन, यानी मनुष्य, जो इसका, जैसे कि इसमें हम देख सकते हैं वाटर से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की जो घटना के बारे में दर्शाता है। तो यह हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। जल का एक संरक्षण विधि है जो कि अपने घर में और स्कूल में। तो महासागरीय परिसिंचन के बारे में देख लें। समुद्र तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है, मतलब कि जो समुद्र है, समुद्र के पास में हम चलें, नग्न पैर चले तो ऐसा लगता है कि कुछ इसमें क्या है, जादुई किसी अनुभूति होती है। पुलिन, नम बालू, पवन, समुद्री पक्षी, वायु, लवणीय गंध एवं लहरें की संगीतमय और सम्मोहन करती है, जैसे सम्मोहन करती हुई ऐसी उसमें प्रतीत होती है। तथा इसमें ताल झीलें शांत होती, इसकी ताल झीलें जो होती कैसी होती, वह है शांत होती। विपरीत महासागरीय अपेक्षा गतिशील रहती है, तो कभी कभी नहीं रहती है महासागरों में गतियाँ। इस प्रकार आने की क्या होती है, वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे कि हम इसमें ज्वार तरंगे या ज्वार भाटा भी की धाराएं होती हैं। इसमें 22 मार्च विश्व जल दिवस मनाया जाता है, मतलब कि 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यह संचरण की विभिन्न प्रकार से इसमें क्या होता है, इसमें प्रचलित किया जाता है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हो कि ये क्या है, यह प्रशांत महासागर, पैसिफिक महासागर के बारे में इसमें दर्शाया गया। तो फिर हम देखते हैं इसमें किस तरह से ये समुद्री तरंगें सतह पर बढ़ती है और यह पे तरंग उत्पन्न होती है, जिससे कि वह जितनी तेज़ से पवनें बहती है और उसी प्रकार उसकी बढ़ती हुई इसी संख्या में बढ़ती जाती है। अब देखते हैं हम तरंगे क्या हैं। तो तरंगे के बारे में देख लें। समुद्री तट पर खेलते समय जब गेंद गिर जाए, इसका तात्पर्य यह है कि जैसे समुद्र के किनारे पर जब हम गेंद खेलते हैं, जब गेंद उचट के कहाँ चली जाती है, समुद्र में चली जाती है, तो यह ऐसा जल में गिर जाती है तो क्या होता है, तो बहुत ही मनोरंजकदायक होती है। मतलब कि गेंद चली जाती है वह तो जल में, तो जल से क्या होती है, वह जाने के बाद ऊपर आती है तो वह तरंगे के साथ गेंद आपस में लौट जाती है। मतलब कि जैसे तरंगे से गेंद टकराती है तो वह वापस आ जाती है, जिसके कारण कि वह लौट आ जाती है। और फिर यह महासागरीय सतह में लगातार उठता रहता है। मतलब कि महासागर का जो जल है, जैसी हवा चलेगी तो वह नीचे ऊपर क्या, जल इसकी तरंगें ऊपर नीचे चलते रहती है। इस प्रकार इनको प्रदर्शित किया जाता है। तो हम देख सकते हैं इसमें, जैसे कि तूफान के कारण जब वायु तेज हो चलती है तो जिसकी विशाल धारा यानी कि तरंगें उत्पन्न होती, मतलब कि ये समुद्र क्या समतल है, जब इसमें तेज हवाएं चलेगी तो यह लहरें कैसी होगी, ऊपर नीचे इसमें धारा तरंगें कैसी होती, उत्पन्न हो जाए, जिसके कारण अत्यधिक विनाश का कारण भी बन सकती है।
तो इसमें क्या क्या हो सकता है, इसमें जैसे कि भूकंप का आना, ज्वालामुखी उद्गार का होना, जो अचानक होने वाली कंपन से उत्पन्न होती है, जिससे भूस्खलन का कारण महासागर में अत्यधिक इसमें विस्थापन हो जाता है, विस्थापित हो जाती है। तो जिसके परिणाम स्वरूप आप देख सकते हैं कि 15 मीटर तक की ऊंचाई तक इसमें विशाल ज्वालामुखी उठ जाती है। मतलब कि जैसे जैसे भूकंप आएगा तो ऐसे समुद्र की तरंगें या इसकी ज्वार भाटा कितनी होगी, 15 मीटर तक ऊपर इसमें ऊंची ऊंची क्या होगी, तरंगे या ज्वारी तरंगे उत्पन्न या उठ खड़ी होगी, जिसे क्या कहते हैं, जिसे हम सुनामी के नाम से जानते हैं। तो अब तक यह सबसे विशाल सुनामी कितनी है, 150 मीटर मापी गई है, जो कि 700 किलोमीटर के प्रति घंटा की रफ्तार से तेज़ी से चलती है। मतलब 150 मीटर मापा गया, इसकी किलोमीटर की तरंग है कि 700 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इतनी गति से चलती है। कौन सी, ये यानी ज्वारी तरंग है। तो 2004 में आए सुनामी जिसके कारण भारत के तटीय क्षेत्र में अत्यधिक विनाश मतलब कि 2004 में जो भारत में सुनामी आई, जो समुद्र के तटीय क्षेत्र है वहाँ पर अत्यधिक क्या हुआ, बहुत ही नुकसान हुआ, जिसके कारण जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं, जैसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का जो इंदिरा पॉइंट भी इसमें डूब गया था। कौन सा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का इंदिरा पॉइंट डूब गया था इसी सुनामी के कारण। तो इस सुनामी का पृथ्वी पर तांडव, मतलब ये सुनामी आने के कारण पृथ्वी पर किस तरह से तांडव करती है। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी के आत्म या पोताश्रय तरंगे के कारण भी अत्यधिक, सुनामी को क्या नाम से जानते हैं, इसे पोताश्रय तरंगों के नाम से भी जाना जाता है। यह तरंगे क्या, भूकंप के परिणाम स्वरूप भी अधिक अभिकेंद्रित सुमात्रा पश्चिमी सीमा पर है। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर जैसे कि 9.0 मापी गई। इसमें भूकंप की तीव्रता कितनी मापी गई है, 9.0 मापी गई थी। तो यह प्लेट बर्मा, जैसे कि भारतीय प्लेट और बर्मा प्लेट के नीचे धंस जाने, मतलब कि जो भारतीय प्लेट है, जो बर्मा प्लेट, ये आपस में जब बराबर में रहती, जब इस तरह की हलचल होती है तो ये प्लेटें कैसी हो जाती है, ये प्लेटें नीचे ऊपर धंसने लगती है। मतलब कि ये नीचे आएगी तो ये भी इसके विपरीत चले जाएगी, तो नीचे ऊपर धंसने लगती है। तो जिसके कारण कि इस तरह की आकस्मिक गति उत्पन्न होती है, जिससे भूकंप आता है या आया है, जो महासागरीय लगभग 10 से 20 मीटर के विस्थापित होती है। यह नीचे की दिशा में झुक जाती है। इस विस्थापन के कारण निर्मित अंतराल में भरने की विशाल मात्रा में क्या होता है, इसमें महासागरीय जल उसी ओर बहने लगता, मतलब जिस ओर यह हलचल होती है उसी ओर क्या होता है, उसी ओर यह जल भी बहने लगता है। जैसे कि दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया की तरंगें जल में डूब जाती है, जिसके कारण दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया की तरंगें जल में डूब जाती है। भारतीय प्लेट भी बर्मा प्लेट के नीचे जाने लगती, तो आपस में है समुद्र में लौट जाती है। सुनामी के कारण ये कितना हुआ, 800 मीटर है, 800 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, जिसकी गति व्यापक वायुयान की गति से भी की जाती है। जो वायुयान उतनी तेज़ से उड़ते हैं उतनी ही तेज़ में इसकी सुनामी की भी गति होती है, जिसके कारण परिणाम स्वरूप हिंद महासागर में कुछ जो कि पूर्णतः कुछ द्वीप समूह क्या हो गए, पूर्णतः डूब ही गए। भारतीय सीमा में ध्रुव बिंदु यानी दक्षिण बिंदु, जिसे इंदिरा पॉइंट या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, जो कि डूब गया था। तो यह पूरी तरह डूब गया। और जब सुमात्रा में भूकंप या केंद्र किया, सुमात्रा की तरफ अंडमान द्वीप समूह में श्रीलंका की ओर बढ़ने लगी तरंगें, लंबाई भी कम होती, गहरी होने के कारण साथ साथ इनकी गतिशील 700 से 900 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से घंटे से चलती है। सुनामी की 3 किलोमीटर की गहराई, जिसके परिणाम स्वरूप आपको 10,000 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हुई। मतलब कि ये सुनामी आई भारत में तो उस समय क्या हुआ, उस समय 10,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई और 1 लाख से अधिक लोग इससे प्रभावित हुए। भारत के आंध्र प्रदेश के तटीय प्रदेश जैसे कि तमिलनाडु है, केरल है और पांडुचेरी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, सर्वाधिक सबसे ज़्यादा यह प्रभावित हुआ था। तो यद्यपि पहले भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं है, जैसे कि हम इसके बारे में यानी कि पहले जो था उसमें भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं है, परंतु अब बढ़ी हुई सुनामी के 3 संकेत या घंटे के आधार पर मिल सकते हैं। जैसे कि प्रशांत महासागर की प्राथमिक चेतावनी है प्रणालियों की क्रियाशीलता, लेकिन हिंद महासागर में ऐसी कोई सुविधा नहीं है। मतलब कि कहने का यह हुआ कि प्रशांत महासागर में इस प्रकार की होने वाली
प्रक्रिया का पहले से अनुमान लगाया जा सकता है, परंतु हिंद महासागर में इस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। प्रशांत महासागर की तुलना हिंद महासागर में कभी कभी सुनामी आती, मतलब कहने के यह हुआ कि जो प्रशांत महासागर है वहाँ पर अपेक्षाकृत हिंद महासागर की अपेक्षाकृत वहाँ पर सुनामी अधिक आती है, और हिंद महासागर में सुनामी आने की अपेक्षा बहुत कम होती है, भूकंप की तीव्रता कम से कम होती है। तो दिसंबर 2004 की सुनामी दक्षिणी पश्चिम पूर्वी एशिया के तटों पर तबाही मचाई, जिसके पिछले कुछ सालों में सर्वाधिक विनाशकारी सुनामी थी। हिंद महासागर में निरीक्षण सा आरंभिक चेतावनी प्रणालियों में हिंद महासागर के तटीय निवासियों में जागरूकता के कारण यह संचलित अत्यधिक क्षति हुई। सुनामी आने का प्रथम संकेत यह है कि तटीय क्षेत्र में तेजी से जल की कमी होना, मतलब कि सुनामी आने का सबसे महत्वपूर्ण संकेत यह है कि जल वो तटीय क्षेत्र में जो जल की अत्यधिक कमी हो जाती, फिर से अचानक बढ़ना, फिर से अचानक से कम होना, इस तरह के संकेत से हम सुनामी आने की पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि इस तरह से हम सुनामी के बारे में एकत्रित कर सकते हैं। जैसे कि सुनामी विशाल तरंगें आई और बड़ी मात्रा में वहाँ पर उत्सुक खड़े लोगों की मृत्यु हुई, जैसे कि कुछ समय के लिए इस तरंग पास आई, कुछ समय के लिए दूर चली गई, जिससे कि लोगों वहाँ पर चले जाते हैं, जाने के कारण फिर अचानक से तेज़ी से सुनामी आती है, जिससे कि उन लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो फिर इसमें हम देख सकते हैं कि किस तरह से सुनामी चंद्रमा शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होते हैं। किसके कारण? चंद्रमा में कौन से अनेक ज्वार भाटे आने का मुख्य कारण क्या है? ज्वार भाटे आने का मुख्य कारण है यहाँ पर शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा बल? शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल। किसके कारण? सूर्य एवं चंद्रमा के कारण पृथ्वी पर आते हैं तथा चंद्रमा पर छोटे छोटे गुरुत्वाकर्षण आकर्षित होते हैं, जिसके कारण कि ज्वार आते हैं। मतलब कि इसमें जो गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षित होते हैं, इसके कारण क्या आते हैं? उच्च ज्वार, मतलब कि ऊंचे ज्वार भाटे आते हैं। यह पूर्णतः कब आते हैं? पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिन में, जबकि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक शीत पर होते हैं। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब तीनों एक शीत पर होते हैं तो उस समय क्या आता है? उस समय ज्वार उठने लगते हैं, धीरे धीरे करके ज्वार उठने लगते हैं। उस ज्वार को बृहत्तर ज्वार कहते हैं। मतलब उस प्रकार के ज्वार के क्या कहा जाता है? उस प्रकार के ज्वार को वहत ज्वार कहा जाता है। लेकिन जब चांद्रमा जब अपनी पृथ्वी के अंतिम चतुर्थांश में होता है तो उस समय चांद एवं सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के बल विपरीत अपेक्षा वह सागरी महासागरीय जल में पड़ता है। किसका? सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण विपरीत दिशा के कारण कहाँ पर पड़ता है? महासागरों में पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? ज्वार एवं भाटे आने आता है। तो फिर इसमें ज्वार भाटे लघुत्तर का लघु भाटा या ज्वार भाटा कहा जाता है। इस प्रकार की घटना को क्या कहा जाता है? इस प्रकार की घटना को लघु ज्वार भाटा कहा जाता है। उच्च ज्वार भाटा नौ संचालन में सहायक होता है। मतलब कि उच्च प्रकार की जो ऊंची ज्वार भाटे आते हैं, जिसके कारण कि यानी कि जो नाव चलाते हैं उनको सहायक होती है। मतलब कि जिस साइड वह नाव चलाते हैं उसी साइड पे यदि उस ज्वार भाटे आते हैं उसको चलने में बहुत ही आसानी होती है। मतलब कम समय में वह अधिक दूरी तक पहुंच सकता है। ठीक इसी प्रकार क्या होता है? इसी प्रकार आप जहाज़ भी देखोगे, जिस साइड क्या होती है ज्वार भाटे उठने लगते हैं, उसी साइड यदि जहाज़ चलेगा, जहाज़ को भी बहुत कम टाइम में ज़्यादा सफ़र तय कर लेगा या कम से कम समय में वह अपना रास्ता यानी कि बंदरगाह पर पहुंच जाएगा। किसके कारण? ज्वार भाटे के कारण। जिससे कि इसमें आप देख सकते हो मछली पकड़ना भी बहुत आसान हो जाती है, जिसके कारण कि ज्वार भाटा की तरंगे आती है, जिसके कारण कि वह जो समुद्र का जल है वह पास में यानी कि किनारे पर चले जाता है, जिसके कारण कि समुद्र की मछलियाँ जो होती है वह पास किनारे में चली जाती है, जिससे कि वह आसानी से वहाँ पर पकड़ा जा सकता है। कौन पकड़ते हैं इसको? मछुआरे लोग जो है आसानी से इस प्रकार के उनको मछलियों को पकड़ सकते हैं। तो इसमें बाल्टी भर पानी के लिए 3/4 के बारे में दर्शाया गया है। तो ये क्रियाकलाप के बारे में आप देख सकते हो। तो फिर देखते हैं हम इसमें महासागरीय तरंगें धाराएं, मतलब कि क्या है महासागरीय धाराएं? महासागरीय धारा एक निश्चित महासागरीय जो कि नियमित रूप से बहने वाली जल धाराएं हैं। क्या है? यह नियमित रूप से बहने वाली जल धाराएं। महासागरीय जल धाराएं ठंडी उठी होती है, जिसमें गर्म सागरीय और भूमध्य सागरीय द्वारा उत्पन्न होती है। इसमें ध्रुवीय प्रभावित होती है। ठंडी धाराएं जो कि ध्रुव में अक्षांश में उष्ण कटिबंधीय दिशाएं जैसे प्रभावित होती है, जैसे कि आप देख सकते हो लैब्राडोर की धाराएं, शीत धाराएं जो यानी गर्म जलधारा कौन सी? गल्फ स्ट्रीम की जलधाराएं हैं। महासागरीय जलधाराएं जिससे तापमान को प्रभावित करती है, और गर्म धारा की सतह पर तापमान हमेशा गर्म रहता है, जिस पर वह गर्म
गर्म या शीत की धाराएं उत्पन्न होती है, जिस पर कि मत्स्य सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र इसमें उत्पादन या आने की क्षेत्र आता है, जो कि जापान के आसपास जैसे अमेरिका के पूर्वी तटों पर इस प्रकार की घटना के बारे में देख सकते हैं। जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं, जो लाल रेखा के रूप में दर्शाई गई वह कौन सी जलधारा है, गर्म जलधारा है। और जो नीले रंग की जो रेखा प्रदर्शित करती है वह है कौन सी जलधारा है, वह है ठंडी जलधारा। जैसे कि इस साइड देखोगे आप, इस साइड आगे गर्म जलधारा, फिर ठंडी जलधारा, ये पूरी ठंडी जलधाराएं हैं। और ये लाल वाली जो कौन सी है वह है गर्म जलधारा है। इस प्रकार की जलधाराओं के फलस्वरूप इसमें नौकाचरण में बाधा उत्पन्न करते हैं। फिर देखते हैं कि इसमें कि कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन के बारे में हम देख लेते हैं। वर्षण क्या है, जल चक्र क्या है, लहरों के बारे में प्रदर्शित किया गया है, किस कारण से यह महासागरी प्रभावित करते हैं, इनके बारे में बतलाया गया है। तो हम इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से इनके बारे में कौन सा आने की प्रक्रम है जो कि लगातार स्वरूप बदलता रहता है और वायुमंडल में तीव्र जल चक्र है, ज्वार भाटा है, सागरी। तो क्या हो सकता है, इसमें ज्वार भाटा होना चाहिए। सामान्यतः गर्म धारा उत्पन्न होती कहाँ पर होती, भूमध्य रेखा के निकट पर। और निम्नलिखित में से दो नियम महासागरीय जल पर उठना एवं गिरना, ज्वार भाटा, महासागरीय धारा। ये ज्वार भाटा के कारण होती नीचे और ऊपर। और इसमें क्या है, इसमें दिया गया है कि कैस्पियन सागर, ज्वार भाटा, सुनामी, महासागर है। और इस साइड क्या है, विशाल झील, और इसमें जल की सर्वाधिक उतार चढ़ाव वाले भूकंप स्तरीय इनको दर्शाया गया। तो दोस्तों, ये था हमारा NCERT का भूगोल की NCERT कक्षा 7 की, जिसके अंतर्गत हमने देखा आज चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में क्या था, जल। तो सेशन कैसा लगा, यदि सेशन पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल में आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे चैप्टर नंबर 6। तो थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।